नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज़ के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे आज की 7 बड़ी गुड न्यूज़ के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ की। दिल्ली से 7 नवंबर को शुरू हुई यात्रा बाबा बागेश्वर की वृंदावन तक पदयात्रा पूरे उत्साह और उल्लास के साथ आगे बढ़ रही है और इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज़ नंबर 1 यही है। बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा, छठा दिन, नए रंग। बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा का आज छठा दिन है। सामाजिक समानता की मुहिम के साथ बाबा बागेश्वर की यात्रा में भक्तों का उत्साह लगातार नजर आ रहा है। वृंदावन तक की पदयात्रा में जगह जगह लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। लोगों के साथ साथ इस यात्रा में साधु संत भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। विश्वास का समंदर और सनातन एकता का विराट स्वरूप बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की एकता पदयात्रा अपने चरम पर है। हर दिन आस्था की नई तस्वीर पदयात्रा में देखने के लिए मिल रही है। एक से बढ़कर एक भक्त और उनकी आस्था ने इस यात्रा को और भी भव्य बना दिया है। तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त निकल चुके हैं सड़कों पर और अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। यात्रा का आज छठा दिन, 5 दिन पूरे हो चुके हैं। 10 दिन की ये यात्रा है और इस वक्त मेरे साथ धीरेन्द्र शास्त्री के बेहद खास भक्त यहाँ मौजूद हैं। इनका एक वीडियो मंच से बहुत वायरल हुआ था जिसमें ये कह रहे थे कि मेरी उम्र आपको लग जाए। आप देखिए, नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं, दिव्यांग हैं, देख नहीं सकते, लेकिन जज्बा ऐसा है कि लगातार यात्रा में बने हुए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हर ओर केसरिया झंडे, जयघोष और भक्ति का माहौल है। मानो पूरा क्षेत्र सनातन के रंग में रंग गया हो। जहाँ जहाँ से यात्रा गुजर रही है वहाँ फूलों की वर्षा और मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। कहीं बाबा की आरती हो रही है तो कहीं बच्चे झंडे लहराकर इस दिव्य पदयात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। धाम सरकार की जय। इस यात्रा में आम से लेकर खास हर कोई शामिल हो रहा है। कहीं संत समाज के प्रतिनिधि तो कहीं स्थानीय संगठन, सब एक सूत्र में बंधे नजर आ रहे हैं। छठवां दिन है इस पदयात्रा का। निर्विघ्न रूप से सामाजिक समरसता को संदेश देता हुए जगह जगह चौपालें लगाते हुए पदयात्रा बढ़ रही है। आज सराय खटोला में वंशकार परिवार जो वाद्य यंत्र के द्वारा मंगल काजों में बैंड बाजा आदि की सेवा करते हैं, उनके साथ बैठकर, साधु संतों के साथ बैठकर सड़क पर भोज किया। सामाजिक समरसता का संदेश, हिंदू एकता का संदेश दिया। हम इस देश में सनातन हिंदू एकता चाहते हैं। सनातनियों में हम भेदभाव, छुआछूत मुक्त चाहते हैं। दिन भर पदयात्रा के बाद शाम को संध्या आरती और भजन कीर्तन होता है, जिसमें श्रद्धालु आस्था और भक्ति में डूबे नजर आते हैं। हाल ही में मनोज तिवारी और हंसराज रघुवंशी जैसे कई कलाकारों ने यहाँ सुरों की तान छेड़ी। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हर गुजरते दिन के साथ ये यात्रा लाखों दिलों को जोड़ती जा रही है। 16 नवंबर को पदयात्रा का समापन वृंदावन में होगा, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मनीष चौरसिया, होडल, हरियाणा, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां पर विवाह पंचमी की भव्य तैयारी की जा रही है। विवाह पंचमी के दिन राम मंदिर में ध्वजारोहण का भव्य समारोह का आयोजन होना है, जिसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए सजी राम नगरी, यही है हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज। राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए सजी रामनगरी। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से
हो रही हैं और इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने के लिए देश भर से गणमान्य व्यक्तियों को निमंत्रित भेजा जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। मेहमानों के लिए अयोध्या में जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। भव्य महोत्सव के लिए सज रही रामनगरी। विवाह पंचमी के दिन अयोध्या में ध्वजारोहण। भव्य दिव्य महोत्सव के लिए तैयार अयोध्या। विवाह पंचमी पर रामनगरी अयोध्या में भगवान राम और माता जानकी का विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी इस महोत्सव को भव्य आयोजन के साथ मनाने की तैयारी है। 25 नवंबर को जहां धूमधाम से राम बारात निकलेगी, वहां सुबह पूरा देश इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा। 25 नवंबर को विवाह पंचमी पर संपूर्ण मंदिर पूरा होने का कार्यक्रम यानी ध्वजारोहण का भव्य दिव्य कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में किसी तरह की कोई कमी न रहे, इसके लिए रूपरेखा पूरी तरह तैयार कर ली गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक इस भव्य आयोजन में लगभग 8,000 से 10,000 अतिथि शामिल होंगे। श्रद्धालुओं और आमंत्रित अतिथियों को शिखर पर होने वाला ध्वजारोहण कार्यक्रम स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसके लिए परकोट क्षेत्र की छतों पर खास इंतजाम किए जाएंगे। अतिथियों के लिए विशेष रूप से कुर्सियां लगाई जाएंगी। सुरक्षा और संरचना की दृष्टि से छतों पर भार का अध्ययन करने की जिम्मेदारी IIT रुड़की को दी गई है, ताकि आयोजन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना न हो। रामनगरी में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में तीर्थ क्षेत्रपुरम में टेंट सिटी का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। टेंट सिटी में लगभग 2500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। सीधा हम आपको दिखाएंगे, ये बाग विदेशी स्थान है जो इसका नाम है तीर्थक्षेत्रपुरम, और यहीं पे लोग जो है वो मेहमान है जो आके यहाँ पे रुकेंगे और उनकी साज सज्जा और रहने की सुचारू रूप से व्यवस्था इन टेंट के अंदर की जाएगी। क्योंकि हर साल, पिछले साल की अगर हम बात करें तो 22 जनवरी सन 2024 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। भक्तों के स्वागत के लिए अयोध्या धाम को सजाया संवारा जा रहा है। गुप्तार घाट पर रामायण थीम पार्क तैयार किया जा रहा है, जिसमें भक्तों को श्री राम की जीवन गाथा मूर्तियों के माध्यम से देखने को मिलेंगी। यहाँ श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। साथ ही राम भक्त हनुमान और विभीषण के स्टैचूज भी बनाए जा रहे हैं। ध्वजारोहण से जुड़ी सभी तैयारियां अंतिम दौर में है और तय वक्त में सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। श्री राम मंदिर के स्वर्ण मंडित शिखर पर दिव्य पताका लहराएगी, जो इस मंदिर की अनूठी पहचान होगी। इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री अपने 2 दिनों के भूटान दौरे से आज वापस लौट आए हैं, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज भूटान की राजधानी थिम्पू में काल चक्र अभिषेक के विशेष अनुष्ठान का उद्घाटन किया। ऐसे में हमारी आज की तीसरी गुड न्यूज भी यही है। काल चक्र अभिषेक से दुनिया को विश्व शांति का संदेश। पीएम नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा के दौरान भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और चौथे ड्रूक ग्यालपो के साथ कालचक्र अनुष्ठान का उद्घाटन किया। कालचक्र समारोह एक महत्वपूर्ण बौद्ध अनुष्ठान है जो भूटान की राजधानी थिम्पू में चल रहे वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का हिस्सा है। दरअसल हिमालय की भव्य पृष्ठभूमि में आयोजित विश्व शांति प्रार्थना महोत्सव एक दिव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम है, जिसमें पारंपरिक प्रार्थनाओं के जरिए भूटान की शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा का उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संवाद, ध्यान सत्र, शांति प्रतिज्ञाओं का भी आयोजन, प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य दुनिया भर में बढ़ते संघर्षों के बीच वैश्विक शांति और सद्भाव को बढ़ाना है। और इस खास आयोजन में दुनिया भर के आध्यात्मिक नेता, बौद्ध भिक्षु और उनके प्रतिनिधि एकता, करुणा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारतीय सेना त्रिशूल युद्धाभ्यास में अपना शौर्य और पराक्रम दिखा रही है। सेना के तीनों अंगों के खास युद्धाभ्यास में आधुनिक हथियारों के साथ युद्ध की तैयारियों को परखा गया। ऐसे में हमारी आज की चौथी गुड न्यूज यही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब दुश्मनों को चुभेगा त्रिशूल। पाकिस्तान की सरहद से महज कुछ किलोमीटर दूर राजस्थान के जैसलमेर में देश की तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से दुश्मनों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए अभ्यास कर रही हैं। जैसलमेर में त्रिशूल युद्धाभ्यास के अंतर्गत मरुज्वाला एक्सरसाइज के जरिए सेना के जवानों ने अपने युद्ध कौशल और आपसी तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन किया। सेना के इस खास एक्सरसाइज के दौरान हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा भी मौजूद रही। देखिए जैसलमेर से शिवानी शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान सीमा पर आप देख रहे हैं एक रियल टाइम युद्धाभ्यास, जहां पर भारतीय सेना दिखा रही है अपने युद्ध का कौशल भी और पराक्रम भी। यहां पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है जहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं दुश्मन के बंकर्स और उन पर प्रहार करते हुए सीधे इस बैटलफील्ड में आ गए हैं भारतीय सेना के टैंक। T-90 भीष्म टैंक के साथ साथ आसमान में उसकी एविएशन पावर है और अपाची हेलीकॉप्टर जो इस बार आप देख रहे हैं पहली बार इंडक्शन के बाद इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। और यहाँ जो ये बारूद के धुएं को आप देख रहे हैं वो दिखा रहा है कि इस तरह से एक युद्ध के मैदान में इन्फेंट्री के साथ साथ जब टैंक्स मूव करते हैं तो हमारे सैनिकों को कैसे कवर दिया जाता है, कैसे सर्विलेंस होता है और कैसे दुश्मन की तरफ बढ़ा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन्स के प्रोक्योरमेंट पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन्स हो, कामिकाजी ड्रोन्स हो, सर्विलेंस ड्रोन्स हो, लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स हो, इन सब के प्रोक्योरमेंट को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत किया जा रहा है और हर एक जवान के कंधे पर एक ड्रोन देने के मिशन के साथ भारतीय सेना लगातार ड्रोन्स की संख्या में इजाफा कर रही है। इस युद्धाभ्यास में फाइनल असॉल्ट के जरिए हम देख रहे हैं किस तरह से पैदल सेना यानी भारतीय सेना की इन्फेंट्री के जवानों ने फिजिकली ग्राउंड पर आकर दुश्मन के ठिकानों को कैप्चर किया और एक रोबोटिक म्यूल जो सबसे नया एडिशन है भारतीय सेना में, उसको आप देख सकते हैं। ऐसे दुर्गम इलाके जहां पर पैदल सैनिकों का जाना मुश्किल है या फिर फर्स्ट एड के साथ दूसरे जो संयंत्र हैं उनको ले जाने के लिए इन रोबोटिक म्यूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना की मसल पावर T-90 भीष्मा टैंक जो इस रेगिस्तान से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हाई ऑल्टीट्यूड तक लगातार भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है, दुश्मन को चुनौती दे रहा है। इस T-90 टैंक की खासियत ये है कि ये भारत में अपग्रेडेड है, साथ ही नए एडिशंस जो आप ये मेश देख रहे हैं ये एक इनोवेशन है। रूस यूक्रेन वॉर के दौरान कई ड्रोन्स ने रूस और यूक्रेन दोनों के ही टैंक्स को नुकसान पहुंचाया। ड्रोन के एक्शन से किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है इस टैंक को, कैमोफ्लैज के लिए इस मेश को यहां पर लगाया गया है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! और बात बॉलीवुड की मशहूर सिंगर पलक मुर्शल की। पलक एक शानदार सिंगर होने के साथ साथ एक नेक दिल इंसान भी हैं। पलक ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए हजारों बच्चों की हाथ सर्जरी कराकर उन्हें नया जीवन प्रदान किया है। आज की 5वीं गुड न्यूज़ भी यही है।
3800 बच्चों के दिल की धड़कन बनी सिंगर पलक मुच्छल। पलक अपने चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए 3800 बच्चों की हार्ट सर्जरी कराकर उनके दिलों की धड़कन बन गई हैं। पलक के इस नेक सामाजिक सेवा की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। पलक मुच्छल संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम जिनकी सुरीली और दिलकश आवाज लाखों करोड़ों दिलों पर राज करती है और यही आवाज मासूम दिलों की धड़कन भी बचाती है। आज की तारीख में पलक हजारों बच्चों की लाइफ सेवर बन चुकी हैं। हार्ट वेंटिलेटर पे ट्रांसफर होने के पहले कुछ देर के लिए धड़कना बंद करता है और ऐसे में डॉक्टर अंकल पुट दैट हार्ट इन माय हैंड। दैट इज व्हेन आई रियलाइज द पावर दैट माय मिशन कैरी। पलक ने अपनी नेक नियति से मानवता की मिसाल कायम की है। पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए पलक मुच्छल ने अब तक 3800 से ज्यादा गरीब बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाई है और इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। पलक का यह मिशन तब शुरू हुआ जब उनकी मुलाकात बचपन में ट्रेन से सफर के दौरान वंचित बच्चों से हुई। ये वो पल था जब उनकी जिंदगी बदल गई। पलक तब महज 7 साल की थी, लेकिन उन्होंने जिंदगी में ऐसे बच्चों की मदद करने का मकसद बना लिया। पलक ने तब फिल्मों में गाना भी शुरू नहीं किया था। तब एक बच्चे की सर्जरी का खर्च उठाने के लिए वो कॉन्सर्ट में 3 घंटे तक गाया करती थी। लेकिन आज पलक उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जब सिर्फ एक कॉन्सर्ट से 13-14 सर्जरी का खर्च उठा पाती हैं और इसीलिए पलक हर कॉन्सर्ट को बच्चों की हार्ट सर्जरी को डेडिकेट करती हैं। मेरा हर एक कॉन्सर्ट डेडिकेटेड होता है हार्ट पेशेंट्स की सर्जरी के लिए। वो बच्चे जिनके दिल में छेद है, जिनके पेरेंट्स सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे ही बच्चों के लिए आज फिर से आप सभी के बीच में गा रही हूँ। अब भी बहुत सारे बच्चों की सर्जरी उनकी वेटिंग लिस्ट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपने लंबे लंबे भाषण देने वाले स्पीकर्स को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे वक्ता के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने लगातार 30 घंटे तक स्पीच देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जैन ने जयपुर लर्निंग फेस्टिवल में ये अनोखा रिकॉर्ड बनाया है और आज की छठी गुड न्यूज भी उन्हीं के नाम है। 30 घंटे तक बिना ब्रेक लगातार स्पीच का विश्व कीर्तिमान। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में हुए जयपुर लर्निंग फेस्टिवल 2025 ने इतिहास रच दिया। देश के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जैन ने लगातार 30 घंटे तक नॉन स्टॉप स्पीच देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन ये केवल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की कोशिश नहीं, बल्कि 8 साल की तैयारी, 17 साल की दिनचर्या और एक साधक की मानसिक शक्ति का प्रदर्शन है। सौरभ ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ स्पीच के दौरान आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्महत्या से बचाव, तनाव प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, माइंडफुलनेस और पॉजिटिव थिंकिंग जैसे 100 से ज्यादा विषयों पर विस्तार से चर्चा की। सौरभ ने लगातार 30 घंटे तक हर 60 सेकंड में औसतन 130 से 140 शब्द बोले, यानी कि पूरे सत्र में उन्होंने लगभग 2.3 लाख शब्दों का उच्चारण किया, वो भी बिना रुके, बिना आवाज खोए, पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ। और अब आपको बताते हैं ओडिशा की महानदी में हुए अनोखे बोट रेस के बारे में। पहली बार आयोजित हुए इस बोट रेस में देश भर से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ऐसे में आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज यही है, ओडिशा की महानदी की लहरों पर नौकादौड़ का रोमांच। ओडिशा के कटक में स्नेक बोट रेस का आयोजन किया गया। ये बोट रेस सभी के आकर्षण का केंद्र बनी और इस खास नौकादौड़ को देखने के लिए महानदी के तट पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी जुटी। सर्प की आकृति वाले नावों पर जब दर्जनों लोग एक साथ पतवार चलाने लगे तो महानदी की लहरों में नावें हवा से बातें करने लगी। एक तरफ जहां हवा से बातें करती नौकाएं थी तो दूसरी तरफ नदी में फ्लाई बोट पर अद्भुत करतब दिखाते कलाकार थे। महानदी के किनारे पर बैठे दर्शक इस नज़ारे को देखकर खूब रोमांचित हुए। 2 दिनों तक चले इस आयोजन में कई राज्यों से आए सैकड़ों प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया और इस खास आयोजन का उद्घाटन करने पहुंची ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रवती परिदा ने इस कार्यक्रम को आगे बड़े स्तर पर कराने का आश्वासन भी दिया। महानदी के तट पे
रोहित बंधन की मेमोरी में यहाँ ऐतिहासिक बाली यात्रा चल रही है। इस टाइम पे महानदी रेस में युवा वर्ग की बढ़ चढ़ के सामने आना और उड़ीसा को दुस्साहसिक सड़क क्रीड़ा में एक अद्वितीय स्थान पे ले जाएगी। आज टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको 1-2 दिन में शुरुआत की है। आगे जब अगले साल आएगी तभी उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे। देखिए इतने बड़े वाटर फ्रंट सामने देखी हमने करके दिखाया, इतना आदमी बैठ के देखा एवं हर साल होगा और इससे ज़्यादा होगा बोल के दिखाया, तो इससे बहुत अच्छा लगा एवं बहुत एनकरेजिंग फॉर द कटर्स एंड एनकरेजिंग फॉर उड़ीसा। हम लोग ने प्लानिंग किया ऑन बिहाफ ऑफ रोइंग एसोसिएशन एंड रोइंग एंड स्केलिंग कि यहाँ पर हम लोग एशियन भी करेंगे, कॉमनवेल्थ गेम भी करेंगे कि इतना जगह अच्छा जगह बने। 7 बजे 7 गुड न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।